इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की शुरुआत एक अच्छी खबर से करते हैं। आज शाम 4 बजे से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। भारी तादाद में लोग अपने नाम रजिस्टर कराने के लिए आगे आए। शुरू में तो अफवाह फैल गई कि 7-8 मिनट के बाद वैक्सीनेशन की वेबसाइट क्रैश कर गई है, लेकिन जब मैंने जांच की तो यह सच नहीं निकला। मैं आपको अभी की खबर बताऊं, कुछ मिनट पहले तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना नाम रजिस्टर करवा लिया है। पहले 3 घंटे में ही 81 लाख लोगों ने अपना नाम रजिस्टर करवाया, यानी 1 घंटे में 27 लाख, 1 मिनट में करीब 50,000 लोगों ने वैक्सीनेशन की पहली डोज के लिए अपना नाम रजिस्टर किया। वैक्सीनेशन की वेबसाइट को 3 घंटे में 4 करोड़ 64 लाख हिट्स मिले, यानी 55,000 लोगों ने हर सेकंड इस वेबसाइट को कांटेक्ट किया। मैंने इस पूरे प्रोसेस से जिम्मेदार RS शर्मा से बात की। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग रजिस्टर कराने आएंगे, इसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुछ ही घंटे में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर कराया। इसके लिए उनकी तैयारी पूरी है और मैं इसे एक अच्छा संकेत मानता हूं। कम से कम इस बार लोग वैक्सीनेशन के लिए तुरंत आगे आए, उत्साह दिखाया, चाहे इसके पीछे कोरोना का डर हो और अपने लिए सुरक्षा कवच की तलाश हो। लेकिन यह साफ दिखाई दिया कि पूरे देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग वैक्सीन की डोज लेना चाहते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन होना पहला कदम है। अभी बहुत सारे सवाल बाकी हैं। वैक्सीन की पहली डोज कब मिलेगी, कहां मिलेगी, क्या हमारे पास इतने सारे लोगों को लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन अवेलेबल है, कब तक हो जाएगी, ये सारे सवाल हैं। और 2-3 बातें हैं जो समझने की हैं। कुल 90 करोड़ लोग हैं जिन्हें वैक्सीन लगाई जानी है। मोटे तौर पर देखें तो इनमें से करीब 15 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। बाकी 75 करोड़ लोगों को वैक्सीन 1 दिन में, 1 हफ्ते में या 1 महीने में नहीं लग सकती, और इसके बाद वैक्सीन की दूसरी डोज की भी जरूरत होगी, लेकिन वो 6 से 8 हफ्ते के बाद। तो पहले पहली डोज की जरूरत को समझ लेते हैं। हमारे यहां 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या करीब 30 करोड़ है। इनमें से 15 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है। बाकियों के लिए केंद्र सरकार अभी भी सरकारी हॉस्पिटल्स में मुफ्त वैक्सीनेशन करती रहेगी। असल में हमारे देश में जो वैक्सीन बनती है, दोनों वैक्सीन की जितनी भी डोज का प्रोडक्शन होगा उसका 50% केंद्र सरकार खरीदेगी और बाकी राज्य सरकारों को जाएगा। इसलिए जो 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनको अगले 3 महीने में वैक्सीन की दोनों डोज मिल जाएंगी। अब जो 18 से 45 साल की उम्र के लोग हैं, जिनके वैक्सीनेशन का प्रोसेस आज से शुरू हुआ है और 1 मई से जिनका वैक्सीनेशन शुरू होगा, उनके लिए करीब 60 करोड़ की पहली डोज का इंतजाम करना होगा। और यह जिम्मेदारी अब राज्य सरकारों की है। कई राज्य सरकारों ने आज ये कहा कि वो 18 से 45 साल के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाएंगे। और आज यह भी साफ हो गया कि सीरम इंस्टीट्यूट राज्य सरकारों को यह वैक्सीन 300 रुपए में देगा। कीमत कम कर ली गई है, लेकिन इस समय पैसा कितना खर्च होगा, यह बड़ी बात किसी के लिए नहीं है। संकट इतना बड़ा है, सबको इस बात का एहसास हो गया है कि करीब 70% लोगों को वैक्सीनेशन कराए बगैर हम मौत के तांडव को रोक नहीं पाएंगे। अब सवाल है, क्या इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीन मिल पाएगी? हमारे देश में सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और वो इस वक्त करीब 8 करोड़ वैक्सीन बनाते हैं, लेकिन उनके प्रोडक्शन की रफ्तार में कमी आने लगी थी।
क्योंकि जिस रॉ मटेरियल की जरूरत थी वो अमेरिका से आता है, उसकी सप्लाई बंद थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेसिडेंट जो बाइडेन से बात की है और अमेरिका रॉ मटेरियल की सप्लाई करने को राजी हो गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार से 3,500 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। यह भी केंद्र सरकार ने पूरी कर दी है। नतीजा यह है कि सीरम इंस्टीट्यूट में प्रोडक्शन तेजी से बढ़ेगा और जुलाई तक 20 करोड़ वैक्सीन हर महीने मुहैया करा दी जाएगी। इसी तरह कोवैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी सरकार ने 1,500 करोड़ रुपए की सहायता देने की बात मान ली है और कोवैक्सीन का प्रोडक्शन जुलाई तक 9 करोड़ हो जाएगा। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है। स्पुतनिक वी वैक्सीन की डील फाइनल कर ली है। इन सारी तैयारियों को देखकर लगता है कि 3 महीने में 30 करोड़ों को पहली डोज मिल जाएगी और इसके साथ साथ दूसरी डोज का प्रोसेस भी चलता रहेगा। आज बहुत सारे राज्यों ने, जैसा मैंने आपको बताया, 18 साल से ऊपर उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए अपने ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं। महाराष्ट्र ने 12 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट हर महीने 1 करोड़ वैक्सीन महाराष्ट्र को देगा, जबकि भारत बायोटेक हर महीने 10 से 20 लाख को वैक्सीन महाराष्ट्र को देगा। दिल्ली की सरकार ने 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन खरीदने का फैसला किया है। राजस्थान ने सीरम इंस्टीट्यूट से 3 करोड़ 75 लाख वैक्सीन मांगी है, ऑर्डर प्लेस कर दिया है। छत्तीसगढ़ ने 50 लाख वैक्सीन का ऑर्डर किया है और पंजाब ने 30 लाख वैक्सीन का डोज का ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट को दिया है। मध्य प्रदेश ने 45 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। वैक्सीनेशन को लेकर एक और बड़ी खबर यह आई कि देश भर में भले ही 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा हो, लेकिन महाराष्ट्र में फिलहाल 45 साल से ऊपर वाले लोगों को ही वैक्सीन मिलेगी। उद्धव ठाकरे की सरकार ने आज ऐलान किया कि महाराष्ट्र में 18 साल से 45 साल की उम्र वाले लोगों का वैक्सीनेशन 1 मई से शुरू नहीं हो पाएगा। महाराष्ट्र ने ऐलान तो कर दिया कि वो 18 साल से ऊपर के सभी लोग को मुफ्त में वैक्सीन देंगे। इसके लिए सरकार ने 7,500 करोड़ के फंड का भी प्रबंध कर दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी राज्य 1 मई को एक्चुअल फुल फ्लेजेड जिसको हम बोलते हैं लसीकरण शुरू कर पाएगा, क्योंकि आज सप्लाई करने वाले 2 ही कंपनीज है और दोनों कंपनीज को हमने 8-8 दिन पहले चिट्ठी लिख के बुकिंग करने के लिए कोशिश की थी, लेकिन उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की ही पहले एडवांस बुकिंग है, उनका प्रोडक्शन एडवांस बुक्ड है और इसीलिए वो जरूर देंगे, लेकिन बाद में देंगे ऐसा उन्होंने कहा है। इसीलिए 1 मई को हमें जरूर 2-4-5 टीकाकरण हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ उतने ही करके फिर 2-4 दिन के बाद बंद करना ये कोई ठीक बात नहीं रहेगी। इसमें कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, कन्सिस्टन्सी रहनी चाहिए, सातत्य असलं पाहिजे। ह्या सगळ्या गोष्टी ये सभी बातें सही में इसको अहमियत है और इसीलिए शुरू करने में 1 मई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-4-5 लाख हमारे को टीके जरूर मिल सकते हैं और उससे हम शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन फिर बंद करना पड़ेगा क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन ये सबसे आह्वान है, चैलेंज है। भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 12 करोड़ वैक्सीन डोजेस का ऑर्डर दिया है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह कि पिछले 3 महीने से जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, इसमें केंद्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र को 1 करोड़ 58 लाख 62 हजार वैक्सीन डोज प्रोवाइड की गई। इनमें से महाराष्ट्र सरकार ने अब तक 1 करोड़ 49 लाख डोजेस का इस्तेमाल किया है। इस हिसाब से महाराष्ट्र की सरकार के पास फिलहाल 9 लाख डोज और होने चाहिए, लेकिन सरकार का कहना है कि करीब 5 लाख डोज बर्बाद हो गए। इसलिए अब महाराष्ट्र में राज्य सरकार के पास सिर्फ 4 लाख वैक्सीन डोज बची हैं। लेकिन इस वक्त भी वैक्सीनेशन के लिए जो लोग आ रहे हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है और इस कारण सरकार को बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़े। मुंबई के सबसे बड़े बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर रोज की तरह आज भी
हजारों लोगों की भीड़ दिखाई दी। लोगों को वैक्सीन की डोज का अपॉइंटमेंट दिया गया था, लेकिन जब वो यहां आए तो वापस जाने के लिए क्या दिया गया। बुजुर्ग कड़ी धूप में वैक्सीन के इंतजार में लाइन में खड़े थे, लेकिन अचानक ऐलान हुआ कि वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया, अब कल आना। इस वक्त हमें बीकेसी कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर महाराष्ट्र का यह सबसे बड़ा वैक्सीनेशन केंद्र है, लेकिन आज टीका खत्म होने की वजह से इस सेंटर को बंद कर दिया है। बड़ी संख्या में मुंबई के अलग अलग इलाकों से लोग यहां पर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहले यहां पर उन्हें जानकारी नहीं दी गई थी कि इस वैक्सीनेशन सेंटर को बंद कर दिया गया है। मैं आपको यहां पर सामने दिखाना चाहूंगा, बीएमसी की तरफ से यहां पर एक बोर्ड भी लगा दिया गया जिसमें लिखा गया है कि वी आर आउट ऑफ स्टॉक। इस वजह से लोग जो है काफी ज्यादा परेशान हैं। आम दिनों में हमने देखा है कि सुबह 7 बजे से लोग यहां पर आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अचानक से इस वैक्सीनेशन सेंटर को बंद करने की वजह से जो लोग यहां पर आए हैं वो काफी ज्यादा परेशान है। रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, हमको 9 से 11 का अपॉइंटमेंट दिया गया है और इसके लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि आज बंद है ये है करके। तो ये सब बताना चाहिए, नहीं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कोई फायदा ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन किया था, मैसेज भी कंफर्मेशन आया था कि आपका अपॉइंटमेंट हो गया है ऐसा, और उसके बाद अभी यहाँ आके पता पड़ रहा है कि स्टॉक ही नहीं है। बीमार है, डायबिटीज वाले, बीपी वाले कहाँ जाएंगे? इस तरह बार बार आना जाना होता है क्या? बुकिंग हो गया, कल किया था, लेकिन एवरीथिंग इज गिविंग ऑन द मैसेज, सो इट इज देयर ड्यूटी दैट देयर इज नो वैक्सीन, इट इज नो नीड फॉर अस टू गेट अप एंड कम इन द मॉर्निंग एंड स्टैंड हियर इन दिस हीट। हम पहले टाइम वैक्सीन लेने के लिए आया है, 3-4 टाइम इधर आ गया, 2-2, 3-3 हजार का लाइन है। सीनियर सिटीजन से इतना खड़ा तो रह नहीं सकते धूप में, तो जब भी आते तो बोलते वैक्सीन खलास हो गया, वैक्सीन खलास हो गया। अभी 1 तारीख से और भी रश होने का हो जाए। मेरा 1.5 महीना हो गया टीका लगाने का, दूसरा है। अभी तक ये लोग ने फोन भी नहीं किया। हम लोग आए, मेरा बहन जीजा जी आए, ये लोग तो हम लोग को अपॉइंटमेंट दिया था, कल तो अपॉइंटमेंट से हम लोग आए हैं और विरार से यहाँ तक अपॉइंटमेंट लेकर आए, तो अपॉइंटमेंट दिया उनको तो देना चाहिए ना। तो ये लोग बाहर भी नहीं अभी तक आए थे, ये अभी ये लोग बाहर आए हैं। ये तुम्हारा ये सब कैमरा ये सब सामने आया ना, तो अभी हम लोग ने बाबा हॉस्पिटल का लाइन छोड़ा और हम लोग इधर तक आया, तो अभी इधर बोल रहे हैं वैक्सीन बंद है। मुझे लगता है ये बहुत जुल्म है। सीनियर सिटीजन्स को, बड़े बूढ़े लोगों को अपॉइंटमेंट देकर बुलाना, वो धूप में कई घंटे खड़े रहे, उसके बाद कहना कि स्टॉक नहीं है। ये इंफॉर्मेशन उन्हें पहले भी दी जा सकती थी, रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता था। और सिर्फ यहां नहीं, मुंबई के सभी वैक्सीन सेंटर पर यही हाल था। हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने बताया कि लोगों के मोबाइल पर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बाकायदा मैसेज भेजा गया, वैक्सीनेशन के लिए टाइम स्लॉट अलॉट किया गया, लेकिन जब ये लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे तो पता लगा कि वैक्सीन है ही नहीं। देखिए, इनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया था, ओटीपी आई थी और इनका रजिस्टर्ड हुआ था। इसके बावजूद जो भगवान गोदावरी सालू हैं, इनको और इनके हस्बैंड को यहाँ पर साइन हॉस्पिटल बुलाया गया था। 28 तारीख को 1 बजे बुलाया गया था। आप 3 बजे तक, आप 1 से 3 बजे के बीच में आपको क्या बुलाया? आपको अभी बोले वैक्सीन खत्म हो गया, अभी 1 घंटा पहले खत्म हो गया, अब कल परसों आ सकते हो। कल परसों आ सकते हैं, तो कल परसों का नया आपको समय दिया है? समय नहीं दिया, कोई भी समय पर। उन्होंने बोला कि डोज ही खत्म हो गया, पूछा तो कब आने वाला, उन्होंने कुछ दावा ही नहीं दिया। हमें पता नहीं, कभी भी आ सकता है, मतलब कल भी आओ, परसों भी आओ, सुबह का टाइम आओ, या फिर कोई गारंटी नहीं रहेगा कि वे नहीं। जहाँ कहीं भी एक नंबर पे मैंने फ़ोन किया था पूछने के लिए कि क्या स्थिति है, तो से बोले कि कल तो पक्का ही आने वाला नहीं है, तो आप कल अटेम्प्ट मत कीजिए, हमें आएगा तो परसों ही मिलेगा। चक्कर में आपका काम भी खराब हो रहा है, पूरा आधा दिन क्या, आप ऑलमोस्ट 75% ऑफ द डे इज गॉन। मुझे लगता है अब जो भी व्यवस्था हो 1 मई से, उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि लोगों को इस तरह की तकलीफ ना हो। अगर टाइम दें, अपॉइंटमेंट दें, लोग उसके लिए आए तो वैक्सीन जरूर मिले, वरना लोगों का भरोसा उठ जाएगा। राजस्थान में भी 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों का वैक्सीन शुरू होने की उम्मीद बहुत कम है। राजस्थान सरकार का कहना है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी जब वैक्सीन की सप्लाई के लिए तैयार ही नहीं है तो वैक्सीनेशन में तेजी कैसे लाएं। 45 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीन कम पड़ रही है
तो 18 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन कैसे शुरू करें? आज 45 साल तक के लोगों को, 18 साल से 45 साल के लोगों को वैक्सीनेट करने का जो टास्क भारत सरकार ने दिया है, अब उस कैटेगरी में 3.25 करोड़ लोग हैं, उनकी 2 डोज मान लेते हैं तो ये 6.5 करोड़ हो गया डोजेस, और 6.5 में 10% अगर वेस्टेज भी मान लेते हैं 7 करोड़ डोजेस की ज़रूरत पड़ेगी स्टेट को। तो हमारे अधिकारियों ने, क्योंकि 1 तारीख से 18 साल से 45 साल के एज ग्रुप के बीच के लोगों को वैक्सीनेट करने का ड्राइव प्रधानमंत्री जी ने शुरू करने की बात कही है, तो सीरम इंस्टीट्यूट से हमारे अधिकारियों ने बात की तो उन लोगों ने कहा कि साहब हमने 3 करोड़ 75 लाख डोज बुक की है। तो जवाब ये मिला था कि भाई 15 मई तक तो हम जो हमारे पास भारत सरकार से पहले से ऑर्डर मिले हुए हैं उनकी आपूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो आपको कहां से देंगे। ये बात सही है कि 1 मई से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन यह भी सही है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, वहां वहां वैक्सीन की सप्लाई को लेकर लगातार सवाल उठाए गए हैं। लेकिन यह समय राजनीति करने का नहीं है, सबको मिलकर लोगों को राहत पहुंचाने का काम करना चाहिए। वैसे यह कोई सीक्रेट तो नहीं है कि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है और उसके मुकाबले वैक्सीन का प्रोडक्शन कम है, लेकिन करीब 70% लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन की डोज मिले, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। इसलिए केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर वैक्सीन का इंतजाम तो करना होगा। इसके लिए हमारे यहां प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो भी संभव करना चाहिए वो करना चाहिए, चाहे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत हो या नियमों में ढील देने की जरूरत हो। इसके अलावा दुनिया में जहां से भी संभव हो वैक्सीन इंपोर्ट करनी चाहिए। ये लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाएगी। हमारे हेल्थ सिस्टम पर आज जो भयानक प्रेशर है उसे कम करने का रास्ता ये वैक्सीन है। लोगों को यह भी समझना होगा कि सारे के सारे लोगों को पहले दिन वैक्सीन नहीं मिल जाएगी। यह सही है कि लोगों के मन में डर है, अगर कोरोना हो गया तो कहां जाएंगे, क्या करेंगे। अपने चारों तरफ हाहाकार देखते हैं, हॉस्पिटल में तड़पते देखते हैं लोगों को, तो डर और भी बढ़ता है। इसीलिए लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, लेकिन अपनी बारी का इंतजार तो करना होगा। और तब तक मास्क बचाएगा, 2 गज की दूरी का नियम वायरस को दूर रखेगा। कोरोना से बचे रहना फिलहाल इतना जरूरी क्यों है? देश के हॉस्पिटल्स के हालात क्या हैं? कैसे लोगों की सांसें टूट रही हैं? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर 1 मई से बहुत तेजी से वैक्सीनेशन करने की जरूरत क्यों है? वैक्सीनेशन इतना जरूरी क्यों है? इसे फुल स्पीड पर करना क्यों जरूरी है? क्योंकि कोरोना से निजात पाने का और कोई रास्ता नहीं है। चारों तरफ कोरोना का कहर है, घर से लेकर शमशान तक, शहरों से लेकर गांव तक, छोटी से छोटी डिस्पेंसरी से लेकर बड़े बड़े हॉस्पिटल तक, हर जगह कोरोना के मरीज तड़प रहे हैं। रोज नई नई फिगर्स आती हैं जो पिछले दिन से ज्यादा होती हैं। यह एक ट्रेंड बन गया है। आज 3,61,000 केसेस सामने आए। अब हमारा हेल्थ सिस्टम टूटने लगा है। कुछ लोग तो कहते हैं कि हमारा हेल्थ सिस्टम वेंटिलेटर पर है। जो तस्वीरें आ रही हैं, जो हालात हैं, वो दिल को दहला देते हैं। डॉक्टर दिन रात काम कर रहे हैं, मरीजों की देखभाल करके नर्सेज खुद कोरोना की लगातार शिकार हो रही हैं। दवाओं की भारी कमी है, ऑक्सीजन मिलना मुश्किल है, और तो और लाश के साथ मरीज का इलाज हो रहा है। एक ही बेड पर लाश भी रखी है और मरीज को जिंदगी की उम्मीद में दवा भी दी जा रही है। इससे खौफनाक, इससे डरावना और क्या हो सकता है? उस मरीज के बारे में सोचिए जिसकी बगल में एक बेजान शरीर पड़ा हो।
और मरीज से कहा जाए कि जिंदगी की जंग लड़ो, सांस लो, जिंदा रहो, हिम्मत रखो। और उन डॉक्टर्स की मजबूरी भी समझिए जिनके पास बेड नहीं है, मरीज ही मरीज हैं, सबका इलाज करना है, किसी को वापस नहीं भेज सकते। इसीलिए एक एक बेड पर 2-2, 3-3 मरीजों को लिटाकर उनकी जान बचाने की कोशिश में लगे हैं। अगर उनमें से किसी की जान चली जाती है तो लाश को उठाने का भी वक्त नहीं है, लाश के साथ ही मरीज को ऑक्सीजन दिया जा रहा है, उसका इलाज हो रहा है। आप सोच सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है। मैंने जो तस्वीरें देखी तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन रोंगटे खड़े हो गए। यह सच इन तस्वीरों में छुपा हुआ था। महाराष्ट्र में अहमदनगर के जिला हॉस्पिटल में एक ही बेड पर मरीज भी था और लाश भी थी। हॉस्पिटल के कोविड वार्ड में जिस बेड पर मरीज का इलाज हो रहा है, उसे ड्रिप लगा हुआ है, उसी बेड पर कोविड पेशेंट की डेड बॉडी रखी है। वार्ड में कुल 8 बेड है, मरीजों की संख्या 30 है। डॉक्टर्स फिर भी कोशिश कर रहे हैं, एक ही बेड पर 2-2 मरीजों को लिटाकर इलाज कर रहे हैं। हॉस्पिटल में वार्ड बॉय मरीजों की देखभाल में लगे हैं। सबका मकसद है किसी तरह से सीरियस पेशेंट की जान बच जाए। अब इसी दौरान अगर किसी मरीज की मौत हो जाती है तो उसे तुरंत उठाने के बजाय पहले बीमार को दवा देने की कोशिश की जाती है, क्योंकि स्टाफ लिमिटेड है और सब पर बहुत प्रेशर है। सब लोग 16-16 घंटे, 18-18 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को लग सकता कितना इनह्यूमन है। एक बेड पर मरीज भी, उसी बेड पर डेड बॉडी भी। कुछ लोग कह सकते हैं कि इस तरह की लापरवाही के लिए डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ये मैसेज भी क्लियर हो रहा है कि डॉक्टर्स किन हालात में काम कर रहे हैं, कितने स्ट्रेस में हैं और कितनी मुश्किल से, कितनी हिम्मत से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वरना कौन डॉक्टर चाहता है कि लाश बगल में पड़ी हो, मरीज उसके साथ लेटा हो और उसका इलाज किया जाए। इसके अलावा इन तस्वीरों में एक और चिंता वाला मैसेज है। पिछले साल इस तरह की तस्वीरें मुंबई और दिल्ली के हॉस्पिटल से आती थी, लेकिन अब इस तरह के हालात अहमदनगर जैसे शहरों में हो रहे हैं। टियर 2 सिटीज में कोरोना ने इस तरह के हालात पैदा कर दिए हैं, तो समझ लीजिए परिस्थिति कितनी गंभीर है, कितनी भयानक है। छोटे कस्बों और गांवों का क्या हाल होगा, इसका तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि वहां मेडिकल फैसिलिटीज ना के बराबर है। आज जब इन तस्वीरों के बारे में अहमदनगर जिला हॉस्पिटल के डीन से पूछा तो उन्होंने बिना झिझक के अपनी परेशानी बताई। साफ साफ कहा, क्या करें, पहले लाश की फिक्र करें या फिर जो जिंदा इंसान है उसे बचाने की कोशिश करें। डॉक्टर्स ने कहा स्टाफ की कमी है, रिसोर्सेज कम है, मरीज बहुत ज्यादा है, इसलिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। कैजुअल्टी में जो 6 से 8 बेड्स है उस पर ऑक्सीजन की सुविधा है, लेकिन हर तरफ से रात को सुबह तक 25-25, 30-30 पेशेंट्स कैजुअल्टी में आके उनको कहीं जाने के लिए चॉइस नहीं और हमको एडमिट करने के लिए कोई बेड नहीं है, तो काफ़ी जन वो कैजुअल्टी में ही बैठे रहते हैं। एक ही बेड पे 1-2 जन हम लोग ऑक्सीजन की कोशिश करते हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है वार्ड वाइज भी काफ़ी रात के लिए जो ड्यूटी पे रहते हैं वो भी अपनी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम ऐसी है कि वार्ड वाइज जो है, जो बाहर से नया वार्ड वाइज हम लेते हैं, वो ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, जो रेगुलर मेडिकल ऑफिसर या जो रेगुलर वार्ड बॉयज़ है, तो उनको एक बॉडी रैप करने के लिए 2 से 3 वार्ड बॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है। 2 से 3 वार्ड बॉय आने तक काफ़ी दूसरे वार्ड में अगर कुछ काम रहेगा वो एडजस्ट करके वो लोग उसी काम के लिए आके बॉडी रैप करके बॉडी शिफ्ट करते हैं। अगर जिस वार्ड में 8 बेड है वहां डॉक्टर्स को 30 मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है, तो डॉक्टर्स की तारीफ होनी चाहिए, उनके जज्बे को सलाम करना चाहिए। उनकी हिम्मत, उनकी ताकत, इसके बारे में सबको सोचना चाहिए।
अहमदनगर तो फिर भी महाराष्ट्र का एक जिला है, हो सकता है यहां रिसोर्सेस कम हो। लोगों को लग सकता है कि किसी एक हॉस्पिटल में ऐसा हो गया, लेकिन सच ये नहीं है। सच इससे भी ज्यादा भयानक है। ज्यादातर हॉस्पिटल्स में यही हाल है, चाहे छोटे शहर हो या बड़े। दिल्ली तो देश की राजधानी है। 2 दिन पहले नया कोविड सेंटर खुला है, 500 बेड हैं, 150 बेड ऑपरेशनल हुए हैं। कुछ ही घंटों में सारे बेड्स पर मरीज पहुंच गए और सारे बेड फुल हो गए। लेकिन सिर्फ 48 घंटे के भीतर यह हाल है कि कल तक जिस हॉस्पिटल में मरीजों को लेकर एम्बुलेंस की लाइन लगी थी, आज उसी कोविड केयर सेंटर के बाहर मरीजों के परिजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। वो अपने परिवार वालों को कोविड केयर सेंटर से निकालकर घर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कोविड केयर सेंटर से मरीज का जिंदा बाहर आना मुश्किल है। मरीज खुद परिवार वालों को फोन करके वापस ले जाने की गुहार लगा रहे हैं। मरीजों का कहना है कि कोविड केयर सेंटर के अंदर दवाएं तो दूर, पानी तक नहीं है। दिल्ली के छतरपुर में बने इस कोविड सेंटर के बाहर आज हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी मौजूद थी। सच जानना जरूरी है, आप तक सच पहुंचाना जरूरी है, इसलिए विजय लक्ष्मी ने रिस्क लिया। मरीजों के परिवार वालों का दर्द समझने की कोशिश की, उनसे पूछा क्या परेशानी है। जो जवाब मिले उन्होंने दिल तोड़ दिया। टोटल कंफ्यूजन है, पता ही नहीं चलता कि पेशेंट जिंदा है या मर गया। गेट के बाहर मौजूद एक शख्स ने बताया कि कल रात इस सेंटर से उन्हें फोन आया, कहा गया कि उनके मरीज की मौत हो गई है, डेड बॉडी ले जाओ। लेकिन जब मरीज की वाइफ ने जाकर देखा तो मरीज की हालत खराब थी, लेकिन वो जिंदा था। पत्नी ने डॉक्टर से बात करने की कोशिश की तो उसे बाहर भगा दिया गया। अब कोई ये बताने वाला नहीं है कि वो कहां जाए, किससे बात करे, किसके आगे हाथ फैलाए, किसके आगे अपने पति की सांसों की भीख मांगे। अभी हमको रात को 12:30 बजे फोन आता है कि उनकी डेड बॉडीज ले जाइए। सुबह 5 बजे आके हम सुबह 5 बजे से यहाँ बैठे हैं, लेकिन अभी तक हमें डेड बॉडी नहीं मिली। तो हमारी इनकी मम्मी यानी कि मेरी भाभी अंदर किसी तरह करके घुसी हैं। उन्होंने देखा है कि वो एक जगह बंधे पड़े थे, अपने बेड पे नहीं थे, एक जगह बंधे पड़े थे। उनके मुंह से ब्लड निकल रहा था और उनकी सांसें चल रही थी। तो वो चिल्लाई है कि डॉक्टर को बुला दीजिए, डॉक्टर को बुला दीजिए, लेकिन उन्हें वहाँ से भगा के यहाँ बिठा दिया गया है कैदियों की तरह। अंदर बैठी है ये आपकी ये कैदियों की तरह यहाँ बिठा दिया गया। आरोप है कि बांधा हुआ था और उनके मुंह से उनका ब्लड निकल रहा था। भाभी ने देखा हमारी, उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन डॉक्टर्स कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा। वो डॉक्टर यहाँ से एक गया पैदल पैदल, धीरे धीरे वो पता नहीं कहाँ पहुँच गया, वो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। और कोई खबर नहीं मिल रही, ना डेड बॉडी दे रहे हैं, ना उसे जिंदा। लौटा दीजिए, हमारी कुछ तो दे दीजिए, हम ले तो जाए उसे यहाँ से। तीनों बच्चे भूखे पानी पे बैठे हुए हम सारे। मैं बहन उसकी, वो बीवी देखो तड़प रही है, कुछ नहीं ध्यान दे रहे, कुछ नहीं। बच्चे भूखे पैसे तड़प रहे हैं। वो बीवी देखो वहाँ लौट गई थी, वहाँ उसको नहीं करा, उसको बाहर धक्के मार गए, फिर वो अंदर चली गई रोती पीट। गरीब आदमी किराए पे रहते हैं, कैसे गुजारा करेंगे, कैसे क्या क्या करेंगे जी। पानी पियेंगे, किराया भरतेंगे, कहाँ जाएंगे। एम्बुलेंस 6,000 रुपये 10,000 रुपये एम्बुलेंस मांग रही है कि डेड बॉडी ले जानी तो ऐसे मिलेगी जी। 10,000 रुपये लगेंगे, 1,000 रुपये पर घंटा। डेड बॉडी के लिए पैसे मांग रहे हैं? हाँ बिल्कुल मांगे, एम्बुलेंस वाले खुद कह रहे हैं। पैसा ले रहे हैं? 10,000 रुपये लगेंगे यहाँ से, अगर वहाँ पर तक ले जाना है तो निगम बोध घाट तक। भाभी ने अंदर जाके चेक किया, हमारी ने उसको बांधा हुआ था, उसने खोला, सांसें ले रहा, वो नाक में से ब्लड निकल रहा, लेकिन ये नहीं दे रहे उसको बाहर। जिस परिवार का दर्द आप सुन रहे थे, उनके मरीज का नाम था प्रशांत शर्मा। 48 साल के प्रशांत कोरोना के पेशेंट थे। इन लोग की बात सुनने के बाद जब इनका दर्द, इनकी तकलीफ हमने कोविड केयर सेंटर तक पहुंचाई, प्रशांत शर्मा के बारे में पता किया, तो मालूम हुआ कि पेशेंट की हालत गंभीर थी, उनकी मौत हो चुकी थी और फिर डेड बॉडी भी परिवार वालों को हैंडओवर कर दी गई। इस तरह की घटनाओं से, इस तरह की बातों से दूसरे मरीज डरे हुए हैं। मरीजों के परिवार वालों को हॉस्पिटल से भरोसा उठ गया है। सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर के साथ हर वक्त इसी तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। अब वहां एडमिशन करने वालों की नहीं,
कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों को वहां से डिस्चार्ज कराने वालों की लाइन लग गई है। वो कह 3 दिन से मम्मी कोई फैसिलिटीज नहीं है, कोई कुछ नहीं, ना गर्म पानी है, ना वो स्टीम है, ना कुछ है। बस एक पीसीएम देते हैं और एक वो देते हैं डॉक्सी, और कह रहा मम्मी बहुत यहाँ पे डेथ हो रही है, मुझे निकाल लो किसी तरह। प्रसाद मेरे पापा जी का नाम है। कल से एडमिट है, सुबह से ने कुछ भी नहीं दिया खाने के लिए। कल रात से ऐसे ही छोड़ रखा है उनको। अभी की बात हुई उनसे, फोन कह रहे हैं मुझे डिस्चार्ज करा ले, यहाँ से डिस्चार्ज करा ले, मैं नहीं बचूंगा यहाँ पे। क्यों हाथ में खाना लेके? सर पेशेंट का फोन आ रहा है कि बार बार कल रात से न पानी मिला है, न खाना मिला है, न कोई मेडिसिन दी है, न कोई टेम्परेचर चेक किया है। मैं बहुत परेशान हूँ, कैसे भी मेरे लिए कुछ दलिया खाना भिजवा दो। सुबह से हम इन्हें ट्राई कर रहे हैं, या तो पेशेंट को डिस्चार्ज कर दो, या ये दलिया खाना उसके बाद भिजवा दो। नाम लिखा हुआ है, पर्ची लगा, कोई लेने को तैयार नहीं है। और पेशेंट देखिए बार बार फोन कर रहा है, हर 5 मिनट में मैं मर जाऊंगा, प्यास से मेरा गला सूख रहा है। पानी की भी व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था, पानी दूर रखा हुआ है, वहाँ तक पेशेंट जा ही नहीं सकता। जहाँ पे उनका बेड है वहाँ से 500-600 मीटर दूर खाने का इंतजाम किया हुआ है और टॉयलेट का है। अब वो वहाँ से चलकर जाएं, कैसे जाएं, क्योंकि पेशेंट है, कमजोरी उनको आ रखी है। कोई हेल्प करने के लिए नहीं, कोई हेल्प करने के लिए नहीं है। मुझे उन्होंने 3 से 4 बार कॉल किया है और बोला है कि मुझे यहाँ से लेकर जाओ। सुबह से हम लोग खड़े हुए हैं 8 बजे से कि उनको यहाँ से हम लोग डिस्चार्ज करके ले जा सकें, लेकिन यहाँ पे कोई हेल्प नहीं कर रहा है। हम लोग यहाँ पे सुबह से बस रोए जा रहे हैं। डिस्चार्ज कराना चाहते हैं अपने पेशेंट? बिल्कुल डिस्चार्ज कराना चाहते हैं, यहाँ पे वो मर जाएंगे। मैं भी डिस्चार्ज के लिए बैठा हूँ सुबह से। मैं भी अपने पेशेंट को डिस्चार्ज के लिए 8 बजे से आया हूँ, और मैंने नाम लिस्ट सब कुछ दे दिया, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दिया डिस्चार्ज का। बताइए इन लोगों का कसूर क्या है? इन लोगों का कसूर यह है कि उनके परिवार के किसी एक व्यक्ति को कोरोना के वायरस ने डस लिया। क्या उनका कसूर यह है कि वो दिल्ली के एक एक हॉस्पिटल से धक्के खाकर हर जगह हाउसफुल के बोर्ड देखकर इस जगह पहुंचे? जिस वक्त दिल्ली के सारे हॉस्पिटल फुल हैं, कहीं बेड नहीं है, तो लोग मजबूर होकर कोविड सेंटर में आए इस उम्मीद में कि यहां इंतजाम अच्छा होगा, नया हॉस्पिटल बना है, शायद यहां टूटती सांसों को ऑक्सीजन का सहारा मिल जाएगा, लंग में जो इंफेक्शन हुआ उसका इलाज होगा, मरीज बेहतर होकर घर लौटेगा। लेकिन 48 घंटे के अंदर यह भरोसा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। कुछ लोग तो इतने हताश थे कि उन्होंने इस कोविड सेंटर को सुसाइड पॉइंट बता दिया। कहने लगे कि अगर यहां पेशेंट रहेंगे तो जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। ये हॉस्पिटल नहीं बनाया गया है, ये सुसाइड पॉइंट बना दिया गया है। यहाँ पे परसों से हमारा पेशेंट एडमिट है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। मेरा नाम विकास है, यहाँ पे आपकी एडमिट है? मेरी वाइफ एडमिट है, और लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि उनकी हालत कैसी है। 2 दिन हो गए हैं, और हमने कल शाम को फोन पहुँचाया, वो फोन भी नहीं पहुँचाया गया है। अंदर क्या हालत है हमें कुछ भी नहीं पता, बहुत बुरा हाल है। पेशेंट्स जो है सुसाइड पॉइंट बनाया गया है, ना कि किसी पेशेंट को ठीक करने के लिए बनाया गया है। मेरी मदर का नाम है सुषमा। मैंने कल उन्हें एडमिट कराया था, कल से लेकर आज तक मुझे कुछ नहीं बताया गया है वो किस बेड पे हैं, किस वार्ड में हैं, ना उन्हें कोई मेडिसिन मिली है। रात को मैं उनका सामान छोड़ के गया हूँ, जो सामान उनके पास अभी तक नहीं पहुँचा है, और मुझे ये भी नहीं पता है कि वो जिंदा है या मृत है अंदर। मुझे उनके बारे में कोई आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है? नहीं मैडम, कहीं फोन पे नहीं, या गेट पे हम पूछ रहे हैं, इनके पास में कोई जानकारी नहीं है अंदर की। ये कहते हैं हमें नहीं पता, जो भी ITBP से पूछो, ITBP कहती है डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर कहता है बाहर पता करो। यहाँ पूरी की पूरी मिसकम्युनिकेशन के बद इंतजामी का बेहाल है यहाँ पर। यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे इतनी देर से हम डिस्चार्ज के लिए खड़े हैं, यहाँ पे कोई कुछ नहीं बता रहा कि कब डिस्चार्ज होगा। 2 बार लिस्ट डिस्चार्ज क्यों कराना चाहते हैं आप? क्योंकि यहाँ पे मैम कुछ इलाज ही नहीं है। यहाँ पे खुद ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कोविड केयर सेंटर है, ये हॉस्पिटल नहीं है। हम यहाँ पे इलाज नहीं कर सकते। जिनके पास बेड नहीं है बाहर, जो बाहर रहते, जिनके यहाँ नहीं रहते, वो यहाँ पे आके रेस्ट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे खोला ही है। मैं विजय लक्ष्मी की तारीफ करूंगा। लोगों का दर्द जानने के लिए उन्होंने खतरा उठाया, और हाल यह कि इस वक्त दिल्ली के लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, एक मिशन बन गया है, वो है अपने परिवार के लिए, अपने मरीजों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करना। बस ऑक्सीजन की 2 बूंद उनके पेशेंट के शरीर में चली जाए, इसके लिए दिन रात ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, कुछ भी हो बस अरेंज करने में लगे।
जिसके पास ऑक्सीजन का खाली सिलेंडर है वो उसे किसी तरह रिफिल कराने के लिए भटक रहा है। आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह सोशल मीडिया के जरिए लोग ऑक्सीजन रिफिल कराने वालों के एड्रेस शेयर कर रहे हैं। जिन्हें जरूरत होती है वे सेंटर्स पर जाते हैं। इसी तरह का एक ऑक्सीजन रिफिल सेंटर दिल्ली के शादरा में है। यहाँ पिछले कुछ दिन से ऑक्सीजन भरने का काम हो रहा था, लेकिन पिछले 2-3 दिन से भीड़ ज्यादा हो गई। लोग दुकान के बाहर इकट्ठा होने लगे, इसलिए अब वेटिंग हो गई है। जो लोग सिलेंडर छोड़कर जा रहे हैं उन्हें 2 दिन के बाद रिफिल किया हुआ सिलेंडर मिलता है। आज भीड़ इतनी ज्यादा हो गई, हालात इतने बिगड़ गए कि रिफिलिंग सेंटर वाले ने दुकान पर ताला लगा दिया। शालीमार गार्डन, साहिबाबाद। अब क्या कर रही हो? ये लोग कुछ नहीं बता रहे, इतनी देर हो गई है, पूछ रही हूँ मैं, सुबह से पूछ रही हूँ इनसे कि कहाँ होगा, कैसे होगा, कुछ तो बताओ। कुछ नहीं पता चल रहा है। मेरे फादर को चाहिए, उनकी ऑक्सीजन बहुत कम जा रही है, 60-70 कहीं से कोई हेल्प नहीं हो रही है। हर जगह धक्के खा लिए, नहीं कर रहे एडमिट हॉस्पिटल में भी। कोविड में जाओ तो कहते नॉन कोविड में लेके जाओ, नॉन कोविड में लेके जाते तो कहते कोविड में लेके जाओ। ना एडमिट कर रहे हैं, ना मेडिकेट दे रहे, ना फर्स्ट एड दे रहे, कुछ नहीं दे रहे उनको। घर पे ही ऑक्सीजन चला रखी है और कुछ नहीं। और अब तो ऑक्सीजन भी खत्म हो गई है, ना तो इन लोगों के पास कुछ है ना कहीं कुछ है। बिल नहीं हो रहा है, तुरंत ही चाहिए, बहुत जरूरी है, इमरजेंसी चल रही है। 88 ऑक्सीजन चल रहा है पेशेंट का, शिव विहार दिल्ली 94 भाई के लिए चाहिए। सिलेंडर लेके आया गुड़गांव से, बड़ी मुश्किल से 10,000 रुपए का मिला था, लेके आया, चला, अब वो खत्म होने वाला है तो मैं आया हूँ तो अब मिल नहीं रहा है। अभी तक बनने की उम्मीद नहीं, 3 दिन चक्कर लगा रहे हैं, कहीं भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। लोनी से गाजियाबाद भी चले गए, वहाँ भी नहीं मिली, लालू के तक हुआ है। किसके लिए चाहिए आपको? भाई के लिए। क्या दिक्कत है? सांस में लेने प्रॉब्लम हो रही है उसको। नहीं, घर पे ही है। कोई बेटी अपने पिता के लिए, कोई बेटा अपनी माँ के लिए, कोई अपने भाई के लिए, कोई अपनी बहन के लिए ऑक्सीजन तलाश कर रहा है। शहर दर शहर, हर गली में यही हाल है। हर तरफ बेबसी, हर तरफ लाचारी, अपनों को बचाने की जद्दोजहद है। हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाहर मरीजों की जो हालत देखी वो बयां करना मुश्किल है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का बड़ा नाम है। यहां कोरोना हॉस्पिटल के बाहर एक बेटा अपनी बीमार मां को गाड़ी की सीट पर लेटाकर गाड़ी में ही ऑक्सीजन दे रहा था। ऑक्सीजन भी सिर्फ आधा घंटे की बची थी और हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल पाया। बेटा क्या करता? न मां को छोड़कर हॉस्पिटल के अंदर किसी से बात करने जा सकता था और न किसी के आने के इंतजार में वक्त बर्बाद कर सकता था। उस बेटे की बेबसी का, लाचारी का अंदाजा लगाइए। और ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल ने मां को एडमिट करने से इनकार कर दिया था, या फिर बेड नहीं था, या फिर जिंदगी पर सरकारी सिस्टम मौत की तरह बैठ गया था। हॉस्पिटल के कर्मचारी बेटे से कह रहे थे कि कोविड कमांड सेंटर से फोन करवाओ, फोन आएगा तो मरीज को एडमिट किया जाएगा, वरना बाहर ही खड़े रहो। कल्पना कीजिए, एक बेटा जिसकी मां की जिंदगी की भीख वो मांग रहा था, उस मां ने 30 साल तक यूपी के हेल्थ डिपार्टमेंट में काम किया है। उसका बेटा खुद एम्बुलेंस चलाता है। न जाने कितने मरीजों को उसने हॉस्पिटल में एडमिट कराया होगा, न जाने कितने लोगों की जान बचाई होगी, न जाने कितने लोगों की जान उसकी मां ने बचाई होगी। लेकिन आज वो बेटा अपनी मां को हॉस्पिटल में दाखिला दिलाने के लिए मिन्नत कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, फिर भी एडमिशन नहीं मिल रहा। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का ये कोविड हॉस्पिटल है। इसको आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर भी कहा जाता है। यहाँ 70 साल की सत्या तिवारी इस तरह से गर्मी 41 डिग्री टेम्परेचर है, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर सांसें लेने की कोशिश कर रही हैं। बहुत तकलीफ हो रही है उनको देखकर।
अस्पताल में उनको जगह नहीं मिल रही, उनका बेटा यहाँ पर लेकर आया है। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ दिक्कत आ रही, कल सैंपल हमने दे दिया, रिपोर्ट आज आनी है, अभी तक आई नहीं है। और हमारे पास ऑक्सीजन बैकअप खत्म है, ऑक्सीजन बैकअप है नहीं हमारे पास, अंदर ले नहीं रहे हैं। अंदर बोले रिपोर्ट आएगी और कोविड कमांड सेंटर से कॉल आएगा, वहाँ पे कंप्लेन ऑलरेडी दर्ज करा चुके हैं, कंप्लेन नंबर भी हमारे पास मिल चुकी है, लेकिन अभी वहाँ से कॉल नहीं आ रहा है। जब तक वहाँ से कॉल नहीं आएगा अंदर नहीं लेंगे। अब तो सरकार ने ये नियम बना दिया है कि अगर सिम्टम्स भी आ रहे हैं तब ऑलरेडी कोविड कमांड सेंटर में दर्ज कर चुके हैं, वहाँ से कंप्लेन नंबर भी हमें मिल गई, लेकिन बता रहे हैं वहाँ से डॉक्टर साहब फोन करेंगे तभी अंदर लेंगे। और हमारे पास ऑक्सीजन बैकअप खत्म है। हमारे पास ऑक्सीजन बैकअप आधे घंटे का है बस। ये बात आपने उनको बताई कि हमारे पास बता चुके हैं, लेकिन वो बोले हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कोविड कमांड सेंटर से कॉल नहीं आएगा डॉक्टर का, जबकि कंप्लेन नंबर हमें वहाँ से मिल चुकी है। और वो बोल रहे हैं कि आप यहाँ रिक्वेस्ट करके एडमिट कराइए। यहाँ आपकी माँ ऐसी हालत में कितनी देर से अस्पताल के बाहर? यहाँ हम करीब 1 घंटे से हैं। सत्या तिवारी जैसे लखनऊ में न जाने कितने मरीज हैं जिन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, लेकिन कहीं ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं हो पाता। रिफिलिंग प्लांट के बाहर लंबी लंबी लाइनें अब आम बात हो चुकी है। कोई 2 दिन तो कोई 3 दिन से लगातार ऑक्सीजन के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन तो नसीब नहीं हो पाती। नायाब चीज हो गई है। लोगों का इल्जाम है कि इस वक्त आम आदमी की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। जिनकी अप्रोच है उन्हें तो सब मिल रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग खाली हाथ लौटने को मजबूर है। गैस नहीं मिली, कल लगे हैं 3 बजे से लगे हैं, कल 3 बजे लगे, गैस मिली नहीं। मम्मी अभी खत्म हो गई, फोन आया था सिलेंडर लेके जा रहे हैं, अभी भर भी नहीं गए, क्या करें, खलिया लेके जा रहे हैं, रात भर जा गए हैं तब भी नहीं मिला। खाली गाड़ी भरी जा रही है, सिलेंडर दिया नहीं जा रहा आम जनता को, और जनता लाइन से लगी हुई है। वहाँ 10-10 गाड़ी निकल रही है, समझ लो कि इंसान 2-2 4-4 आदमी भेजेंगे, जब भी नहीं भेज रहे। वो कह रहे सिलेंडर ही नहीं है तुम लोगों के लिए, गाड़ी लेके आओ अपनी, जब सिलेंडर लेके जाओ। तो इंसान खड़ा है खाली लाइन में सुबह से लेकर शाम तक। कल मैं खड़ा था अपने पापा के लिए सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक, जब भी गैस नहीं मिली। मैं रुचि कुमार की तारीफ करूंगा, उन्होंने अपनी जान पर खेलकर यह रिपोर्ट पहुंचाई। ऐसी जगहों से रिपोर्ट करना आसान काम नहीं है आज के माहौल में। रुचि का भी अपना परिवार है, उनके परिवार में ऐसे कई लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, हॉस्पिटल में हैं, लेकिन उनको छोड़कर वो बाहर निकली ताकि सच आप तक पहुंचे। और ये सच सिर्फ अहमदनगर का, दिल्ली का, लखनऊ का नहीं है। हमारे रिपोर्टर्स ने मुंबई में, जयपुर में, हर बड़े बड़े शहर में जाकर रिपोर्ट भेजी। लेकिन आज मेरे पास में कानपुर, इटावा, औरैया, महाराजगंज, शिवपुरी, धौलपुर ऐसे शहरों से भी इसी तरह की तस्वीरें आई जिन्होंने दिल तोड़ दिया। हर जगह हाहाकार मचा हुआ है, मरीज मुश्किल में हैं, हर जगह मरीजों के रिश्तेदार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। हर शहर की एक ही कहानी है, कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा। और जाहिर है हॉस्पिटल्स में बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाओं की कमी है, और अब तो हालत यह है कि डॉक्टर्स की भी कमी होने लगी है। डॉक्टर्स थकने लगे हैं, टूटने लगे हैं, खुद कोरोना पॉजिटिव होने लगे हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारे हेल्थ वर्कर्स अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाने में लगे हैं। डॉक्टर्स किस हाल में काम कर रहे हैं, इसकी कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें मेरे पास में है। देश में कोरोना के कहर को सबसे ज्यादा अगर किसी ने लड़ा है तो हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे कोरोना वॉरियर्स ने, हमारे हेल्थ वर्कर्स ने। और इन्होंने जिस तरह से मुश्किल हालात में मरीजों की मदद की है, किस तरह से वो लगातार बिना थके हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, इसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ भी कोरोना का शिकार हो रहे हैं, इसलिए एडिशनल प्रेशर में काम हो रहा है।
एक एक डॉक्टर 20 से 40 मरीजों को अटेंड कर रहा है। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ मरीज की एक एक सांस बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। Emotionally we are drained. We have not seen so many mortalities in our ICU as well as in our near and dear ones. I get maybe around 50 calls every day. Somebody is asking for beds, somebody is asking for cylinders, somebody is asking for drugs. We don't have anything available and patients are dying. The situation is critical right now. This pandemic is the worst we have ever seen till now. And these 2 weeks are going to be a hell for us. डॉक्टर्स पर जबरदस्त प्रेशर है। हर वक्त उनके सामने जो अपनों को मरता देखते हैं तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी। इतना मुश्किल वक्त है कि परिवार के लोग तो अपने मरीज के पास जा भी नहीं सकते। डॉक्टर्स अपने घर, परिवार, अपने बच्चों को छोड़कर मरीजों की सेवा में लगे हैं, जान बचाने में लगे हैं। और हम डॉक्टर्स को क्या दे रहे हैं? हम डॉक्टर्स के हालात और मुश्किल कर रहे हैं। डॉक्टर के पास ऑक्सीजन नहीं है, ड्रग्स नहीं है, बेड्स नहीं है, लोगों का प्रेशर है, उनके पास तो आराम करने का वक्त भी नहीं है। लेकिन डॉक्टर सब कुछ भुलाकर अपना फर्ज निभा रहे हैं, अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की जान बचाने में लगे हैं। इसीलिए इन डॉक्टर्स के, इन नर्सेस के जज्बे को सलाम करना चाहिए। उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और पूरे हेल्थ सिस्टम पर कितना प्रेशर है इसका अंदाजा सरकार को है, सिस्टम को है। हालात ठीक करने की बहुत कोशिश की जा रही है। इसकी कुछ जानकारी मेरे पास में है। मैंने आपको दिखाया कि कोरोना का मुकाबला करने के लिए डॉक्टर्स अपनी तरफ से किस कदर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह बताना भी जरूरी है कि केंद्र सरकार भी वॉर फुटिंग पर काम में लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल आर.के.एस. भदौरिया से मिले। एयरफोर्स की तरफ से जो मदद की जा रही है उसकी जानकारी ली। एयर चीफ मार्शल ने बताया कि 24 घंटे एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट प्लेन ऑक्सीजन टैंकर्स और मेडिकल सप्लाईज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में लगे हैं। प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाने का ऑपरेशन की स्पीड और स्केल दोनों को बढ़ाने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन में शामिल वायु सैनिकों को इन्फेक्शन से बचाने की पूरी कोशिश की जाए, उनकी सुरक्षा तय हो। एयरफोर्स चीफ के मुताबिक मीडियम साइज के ट्रांसपोर्ट प्लेन की मदद से देश के सभी इलाकों में मदद पहुंचाई गई है। इसके लिए एयरफोर्स ने कोविड एयर सपोर्ट सेल बनाया है ताकि अलग अलग मंत्रालयों और एजेंसीज के साथ को बेहतर कोऑर्डिनेशन किया जा सके। आर.के.एस. भदौरिया ने कहा कि एयरफोर्स के हॉस्पिटल्स में कोविड फैसिलिटी को बढ़ा दिया गया है और जहां तक पॉसिबल हो सके आम लोगों को भी एंट्री दी गई है। ऑक्सीजन की कमी को कैसे पूरे किया जा सके इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स खरीदने की मंजूरी दी है। इसके अलावा देश भर में 500 नए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। विदेशों से आयात होने वाले 1 लाख ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स उन राज्यों को दिए जाएंगे जहां मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है और ऑक्सीजन की कमी है। पिछले हफ्ते सरकार ने देश में 713 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी दी थी। आज 500 और प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई। ये प्लांट टियर 2 सिटीज और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करेंगे। डीआरडीओ के टेक्नोलॉजी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इस्तेमाल करती है। अब मिलिट्री टेक्निक से कोरोना के साथ जंग लड़ी जाएगी। तेजस फाइटर जेट के लिए डीआरडीओ ने एक सिस्टम बनाया है। इसे
ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम कहते हैं। इसकी मदद से तेजस के पायलट को फ्लाइट के समय जितनी ऑक्सीजन मिलती रहे, अब इसी तकनीक से ऑक्सीजन प्लांट बनेगा। आप अपनी स्क्रीन पर इस प्लांट की तस्वीरें देख रहे हैं। यह प्लांट 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करेगा। इस स्पीड से 190 मरीजों को ऑक्सीजन दी जा सकती है, या फिर ऑक्सीजन के 190 सिलेंडर्स फुल हो सकते हैं। इन ऑक्सीजन प्लांट्स को बनाने के लिए प्राइवेट कंपनियों की मदद ली जाएगी। पीएम केयर फंड की मदद से डीआरडीओ 3 महीने में ऐसे 500 ऑक्सीजन प्लांट सेटअप करेगा। ऑक्सीजन बनाने के लिए एक और बड़ा फैसला किया गया है। अब फर्टिलाइजर बनाने वाली कुछ कंपनियां भी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करेंगी। इससे हर दिन कोरोना के पेशेंट के लिए 50 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल जाएगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, एयरफोर्स, आर्मी जब सब मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ेंगे तो हम ये जंग जरूर जीतेंगे। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि आप हिम्मत ना हारें, धैर्य ना खोएं और ये मानकर चलें कि भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।